अस्सलाम वालेकुम जमात अहम। आज है तारीख 19 मई और दिन है मंगल का। आज हम अगेन सिविक्स के चैप्टर 6 का ही स्टडी करेंगे। सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 है नजरिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान। पेज नंबर 48 आप ओपन कर लें। उसके ऊपर कल हमने नजरिया पाकिस्तान के माफिज नजरिया पाकिस्तान का पस मंजर पढ़ा था। आज हम जो अब पढ़ेंगे वो है नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल। नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल में कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे? वो है इस्लाम, दो कौमी नजरिया, निज़ाम जमहूरियत, माशी अदल और तर्ज माशरत। कल आपने पढ़ा था नजरिया पाकिस्तान बेसिकली चीज क्या है। नजरिया पाकिस्तान ऐसा नजरिया जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मर्ज़े वजूद में आया और आपको कल बताया गया था कि नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? इस्लाम। इस्लाम हमें इसमें नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी असूलों में सबसे पहले इस्लाम को ही हम स्टडी करेंगे कि इस्लाम किस तरह नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई। नजरिया पाकिस्तान में इस्लाम को वही हैसियत हासिल है जो जिस तरह हमने कल भी पढ़ा था, जिसम में खून को, खुशबू को फूल में, रूह को जिसम में। इस्लाम के निफाज की खातिर ही पाकिस्तान का वजूद अमल में आया और पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। मुसलमानान हिंद यानी कि बरसगीर में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो उधर जो रहते थे मुसलमान, उन्होंने अलग खित्ते ज़मीन का मुतालबा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने दीन को जिंदगी की इनफरादी और इज्तिमाई दायरों समेत तमाम मामलात में नाफिज कर सके। वो चाहते थे कि अपनी आज़ाद ममलिकत में इस्लाम के बताए हुए तहजीबी और तमदनी निज़ाम को इस तरह फ़रोग़ दें कि जिस तरह उनको जो धुकों की मारी हुई इंसानियत है और बहुत सारे मामलात में हिंदू मुसलमानों को इबादत नहीं करने देते थे, इस तरह वो ऐसा मुल्क कायम करे जहाँ पे उनके ऊपर इस किस्म की कोई भी दबाव ना हो कि उन्होंने ये काम करना है और ये नहीं, और इस्लाम के मुताबिक वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। वो अपने घर में वही इस्लाम कायम कर सके जिस पर वो ईमान रखते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने एक मरतबा फरमाया, हमने पाकिस्तान की मुतलबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। खुदा हमारा इस मैदान में हामी और नासिर हो। यानी कि इस्लाम की बुनियाद बेसिकली पाकिस्तान का वजूद इस्लाम की वजह से ही मुमकिन हुआ। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया क्या है कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद थी, एक मुसलमान और एक हिंदू। हिंदुस्तान के मखसूस हालात के पेश नजर तहरीक आज़ादी में यही दो कौमी नजरिया जो है ये बुनियाद बना। इस ममलिकत का वजूद ही इस बात का मजहर है कि मुसलमान हर एतबार से एक अलग कौम है, क्योंकि इनकी तहजीब व सकाफत, नस्ल और सोच और फिक्र के अंदाज दूसरी तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ है। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी और माशरती रस्मात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ना तो उनका मजहब मिलता है और ना ही उनकी रस्मात जो हैं उनकी आपस में मिलती हैं। ना वो आपस में शादियाँ कर सकते हैं और ना ही एक साथ खाना खा सकते हैं। हकीकत यह है कि ये दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी बुनियाद मुख्तलिफ नज़रियात यानी कि इनके नज़रिए में भी फ़र्क है और तसव्वुरात पर है, यानी कि जो भी चीज़ वो करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने फरमाया कौम की हर तारीफ और तशरीह की रूह से मुसलमान एक कौम है, लिहाजा इनका एक वतन, एक इलाका और रियासत होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निज़ाम जमहूरियत। निज़ाम जमहूरियत ऐसा निज़ाम जो जमहूरी तरीके से चलाया जाता हो, जिसमें अवाम की शमूलियत हो। नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क का सियासी निज़ाम अवाम की शिरकत से वजूद में आता है। अगरचे ममलिकत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, लेकिन मगरबी मफ़हूम में ये ऐसी थियोक्रेसी नहीं जिसमें किसी खास मजहबी ग्रोह को मनमानी करने का हक हासिल हो। निज़ाम हुकूमत अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की बेहतरी और इस्लामी तालीमात की रोशनी में चलाने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान की अवाम मिलकर अपनी आज़ादी राय से अपने हुक्मरानों का इंतखाब करेगी और इनकी नुमाइंदा हुकूमत इनकी मिली और कौमी उमंगों को अमली जामा पहनाएगी। यानी कि जो हुक्मरान होंगे पाकिस्तान के, वो अवाम की सहूलियात, उनकी ज़रूरियात, उनकी सोच के मुताबिक उनको हर चीज़ मुहैया करेगी और उनके ऊपर अपनी सोच को नाफिज नहीं करेगी। और इसी नज़रिए में अगर हम देखें तो वो उनको हर वो चीज़ देगी जो इस्लाम हमें आज़ादी देता है। इसी तरह हुकूमत या हुक्मरानों का भी फ़र्ज़ है कि वो उतनी आज़ादी अवाम को मुहैया करेंगे। जमहूरियत का ये असूल इस्लाम ही से लिया गया है, क्योंकि कुरान सुन्नत में मुसलमानों को अपने मामलात बाहमी मुशावरत से तय करने का हुक्म दिया। किसी शख्स को मुसलमानों पर उनकी मर्जी के खिलाफ हुक्मरानी का हक हासिल
नहीं है। नेक्स्ट है माशी अदद। माशी अदद यानी कि तमाम जो माशी अदद तमाम में बराबर की तकसीम हो। नजरिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल अवाम की फलाह व बहबूद है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के हर आईन में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि हुकूमत तमाम शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात जिनकी फराहम करने की पाबंद होगी। इस्लाम का माशियत का निज़ाम जदीद फलाही रियासत के नज़रिए के करीब तर है। लास्ट इसमें है टॉपिक वो है तर्ज़े माशर। नजरिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब व सक़ाफ़त का दाई है। बिलशुबा पाकिस्तान की मुस्लिम तहज़ीब व सक़ाफ़त पर इस्लाम के गहरे नक़ूश है। तहम इसमें अगर हम देखें कि बरसगीर के मुनफरिद नसरियत मदनी तारीखी विरसे जोग्राफियाई माहौल के बायस भी रवायात और रवाजात नशुमा पाते हैं। ऐसे तमाम रवाजात और तौर तरीके जो इस्लामी तालीमात से मुतसादिम नहीं, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफती विरसा है। यानी कि जो बरसगीर हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ें, बहुत से रवाजात और जो है आपकी जो सकाफत है वो जब पाकिस्तान बना उसमें मुसलमानों के साथ आई है। और अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, इस्लाम के मुतसादिम नहीं है, तो वो आज भी पाकिस्तान के मुसलमानों का सकाफती विरसा है। हुकूमत पर ये जिम्मेदारी है कि लोगों की इस्लामी सकाफती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कर और इन्हें फ़रोग़ दे। इसके साथ ही आज का जो आपका टॉपिक था नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल, वो आपको करवा दिया गया है। आज की आपकी डायरी है नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल। आपने तमाम अच्छे से याद करने हैं। इस्लाम, दो कौमी नज़रिया, निज़ाम जमहूरियत, माशी अदद और तर्ज़े माशरत तक आपने जितना काम आपको पढ़ाया गया है, ये सारा काम आपको याद होना चाहिए। कल की क्लास के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास जनरल साइंस की क्लास है आपकी। चैप्टर 3 है और चैप्टर का नेम है हयातियाती कीमिया और बायोटेक्नोलॉजी। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इंसानी खून। अब इंसानी खून के जो अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है? खून एक अहम तरसीली मादा की हैसियत रखता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल होते हैं उनको ये इखराज, जिससे हमारी बॉडी से इखराज करता है। खून अपने तमाम तरह खूनियों को तर रखता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक प्लाज्मा हमारी बॉडी में जो है वो 55% होता है और जो बाकी सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 45%। अब इसमें जो प्लाज्मा के फ्राइज होते हैं वो क्या क्या है? इसमें जो फौलाद होता है वो खून में गर्दिश करता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो जरियाने खून को रोकते हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बीमारियों से हमें महफूज रखती हैं। प्लाज्मा की तरकीब क्या है? इसमें पानी जो है वो 90% होता है। लेमियात जो प्रोटीन्स हैं वो 8 से 7% होते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिक मटीरियल जो नामियाती अज़ा होते हैं वो 2 से 3% हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा के फ्राइज हैं, प्लाज्मा क्या क्या करता है? हमारी बॉडी में जो है बात जैसे ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम को खुलियों तक पहुँचाते हैं, सेल तक पहुँचते हैं, हार्मोन को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक इनकी सरगर्मी मंसूब होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी से जो यूरिया, यूरिक एसिड जो गुर्दों और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुँचाते हैं, इनका इखराज मुमकिन करने में प्लाज्मा अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानी खून सबसे अहम तरसीली माया की हैसियत रखता है। ना सिर्फ पूरे जिस्म के सेल्स को इनकी मतलूबा अशिया पहुँचाता है बल्कि वहाँ से वेस्ट मटीरियल हासिल करके इनके इखराज को वहाँ की जगह पे ले जाता है। एक मुसलसल और दायमी दौरान खून जिंदगी की अलामत साबित होता है। खून अपने खुलियों को तर रखता है जो खुलियों की सेहतमंदाना कारकर्दगी के लिए नायत ज़रूरी है। इंसान के खून के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, ठीक है जी। इंसान का खून 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है जिनको कहते हैं हम ए बी और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इंसान का ग्रुप 4 ग्रुपों में से एक के मुताबिक हो सकता है। इसकी तकसीम बुनियाद इनकी मुख्तलिफ एंटीजेंस पर होती है जो कि रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। एंटीजन में खुसूसी नमियात होते हैं यानी प्रोटीन होते हैं और ये जीनियाती खसाइस जो आपको विरसे में या विरासत में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सेटअप किया जाता है। एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी में एक होगी और एंटीजन ए को खत्म करेगा, इसी तरह से एंटीबॉडी बी होगी तो वो एंटीजन बी को खत्म करेगी। जिस किसी मरीज को खून दिया जाता है तो इस समझ को यकीनी बनाया जाए कि इसी के खून का ग्रुप दिया जाए और जो मरीज मुनासिब हो, वरना इसकी मौत वाक़या हो सकती है। खून की टाइप क्या हो सकती है, नोयत क्या होती है? खून की नोयत मुतय्यन करने में एक और अंसर का भी हाथ है जिसे हम कहते हैं कि वो RH फैक्टर है। ये इस बुनियाद पर होता है कि खून में RH एंटीजन मौजूद है कि नहीं। अगर फिर किसी फर्द के खून में RH एंटीजन मौजूद हो तो खून को RH पॉजिटिव कहते
हमारे पास खून की नोयत के दो ग्रुप्स हैं, एक RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन मौजूद है और RH नेगेटिव यानी कि RH एंटीजन मौजूद नहीं है। ठीक है जी, ये आपका जो टॉपिक आज का, इसमें हम लोगों ने इंसान के खून के ग्रुप पढ़े जो कि AB और O पॉजिटिव और O नेगेटिव थे। इसके साथ साथ हमने इंसानी खून को स्टडी किया है और इंसान खून की तरकीब भी हमने बताया कि प्लाज्मा होती है, खून की सेल्स होती हैं। प्लाज्मा का हमने बताया कि 55% होते हैं और इसके बाद जो बाकी सेल्स होते हैं वो हमारे पास 45% होती हैं। खून का प्लाज्मा में जो किरदार होता है वो 90% होता है, पानी होता है, प्रोटीन जो वो 7 से 8% होते हैं और जो दीगर नामियाती ऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं वो 2 से 3% होते हैं। ये प्लाज्मा के जो पॉइंट्स थे ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं और कॉपी पे भी लिखने हैं, प्लाज्मा की डेफिनेशन और प्लाज्मा के पॉइंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आज का जो हमारा काम है वो है होम इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, आप 10th क्लास आप अपनी होम इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 पाठ्यपुस्तक और लिबास का तारुफ ओपन कर ले, पेज नंबर 3। उसके बाद कल हमने जो पढ़ा था वो पाठ्यपुस्तक और लिबास की तारीफ और अहमियत, और आज का जो हमारा काम है वो हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेशे। इसमें हम पढ़ेंगे रेशे की तारीफ, रेशो की इकसाम, रेशो की इकसाम में आने के कुदरती रेशे, इंसानी साख्ता रेशे एंड कीमियाई रेशे। सबसे पहले आपको बताएंगे रेशे की तारीफ। रेशा दरअसल है क्या? ये खामबाल का वो तार है जिससे धागा बनाया जाता है और ये धागा कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है। गोया के कपड़ों को बनाने में रेशा बुनियादी जुज़ है, यानी कि रेशा होगा तभी धागा बनेगा और जब धागा बनेगा तभी आपका कपड़ा बना है। मिसाल के तौर पर कपास देखने में आम रुई है, लेकिन ये रुई अनगिनत रेशों का मजमूआ है जिसको साफ करने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजारकर धागे की शक्ल में तब्दील किया जाता है और इस धागे से तमाम सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसी तरह भेड़ की ऊन से ऊनी कपड़ा तैयार किया जाता है जब मुख्तलिफ अवामिल से गुजारने के बाद धागे में तब्दील किया जाता है। इसमें कौन सी आ जाते हैं धागे, जो कौन से रेशे आते हैं? रेशम, रेयान और पॉलिएस्टर। कपड़ों के रेशे धागे की शक्ल में होते हैं, यानी कि रेशम का जो कीड़ा है, रेयान और पॉलिएस्टर खुद साख्ता जो रेशा है, इसके जो रेशे हैं ये धागे की शक्ल में होते हैं। कुछ धागे मुसलसलदार यानी एक ही किस्म के बहुत बारीक धागों की शक्ल में होते हैं। धागा दो किस्म का होता है, एक वो जो छोटे रेशों को काट कर बनाया जाता है और दूसरा मुसलसल रेशा जिसको काटने की जरूरत नहीं होती। काट कर बनाने से मतलब यानी कि जो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होता है रेशा, तो उसको जोड़ा जाता है, और एक वो रेशा जो बहुत लंबा होता है, लंबाई में होता है, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं महसूस की जाती। रेशों की इकसाम, काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। कपड़े की सनत निहायत कदीम है। इसकी जरूरत इस वक्त महसूस हुई जब इंसान खालों, फर, पत्तों और दरख्तों की छाल से जिस्म को ढांकने से तंग आ गया था। मौजूदा दौर में पार्चा जात की इकसाम में बहुत इजाफा हुआ है। कल भी आपको बताया गया था पार्चा जात अनसिले कपड़े जो होते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले पार्चा जात बुनियादी तौर पर 3 हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो आपकी मौजूदा जिंदगी में बहुत सारे पार्चा जात पाए जाते हैं, बहुत सारे इकसाम के पाए जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी हैं वो 3 हैं। वो कौन से हैं? कुदरती रेशे, उसमें रेशों के ज़राए, उस कुदरती रेशे के ज़राए से बनते हैं। कपास के पौधे से, फिनिक्स का पौधा, रेशम का कीड़ा और भेड़ के बाल, और इनसे बनाए जाने वाले पार्चा जात के नाम क्या हैं? काटन, लीलन, रेशम, ऊन। सेकंड नंबर पे जो हमारा आ जाता है इंसानी हुस्साख्ता रेशे। इंसानी हुस्साख्ता रेशे मीन कि जो इंसान ने खुद साइंस से मदद लेके जो उसने रेशे बनाए हैं, वो उसमें कौन से उसके ज़राए कौन से हैं? बुनौले का रवा और एसीटेट। बुनौले का रवा लकड़ी का गुदा, बुनौले का रवा कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया, और इससे जो पार्चा जात तैयार होता है वो है रेयान एसीटेट। लास्ट थर्ड जो रेशा है वो हमारे पास है कीमियाई रेशे। इसमें आपके पार्चा जात के नाम है पॉलिएस्टर, टेरालाइन, पोलियमाइड, फेब्रोन, डेक्रोन, नायलॉन, परनोन, वेरनोन और पॉलीएकरलेन। ठीक है, ये आपको रेशों की इकसाम के बारे में बताया गया। आपके कौन कौन से रेशे हैं? कुदरती रेशे हैं, इंसानी खुद साख्ता रेशे हैं, कीमियाई रेशे हैं, और इनसे तैयार करदा पार्चा जात के बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेशों की शिनाख्त। कि रेशों की शिनाख्त कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा फैब्रिक है, कौन सा कपड़ा है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? महसूस करने के अमल से, जलाने के अमल से, कीमियाई अमल से, धागा तोड़ने के अमल से और खुर्दबीन से। ये आपको बताया गया रेशों के शिनाख्ती तरीके। पेज नंबर 4 पे है रेशों की शिनाख्त। पार्चा बाफी के रेशों की शिनाख्त निहायत अहम है।
क्योंकि नए रेशों की दरियाफ्त से नए नए कपड़े बनने लगे हैं। इसके अलावा कुदरती रेशों को मसनूई रेशों में इस तरह से मिला दिया जाता है कि इनकी शिनाख्त मुश्किल हो जाती है। पार्श्ववाफी के रेशों की शिनाख्त के लिए दर्जा झेल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आपको जो बताया गया है, महसूस करने के अमल से, फीलिंग टेस्ट, जलाने के अमल से, बर्निंग टेस्ट, कीमियाई अमल से, केमिकल टेस्ट, धागा तोड़ने के अमल से, थ्रेड ब्रेकिंग टेस्ट, फुल बीन से, माइक्रोस्कोप के जरिए जो टेस्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले महसूस करने के अमल से कपड़ों की शिनाख्त। आमतौर पर कपड़े को देखने और महसूस करने से कपड़े की आप हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। पार्श्ववाफी में महसूस करने का मतलब है कि कपड़े पर हाथ की उंगली रखकर देखा जाए। अगर उंगली की हरारत इस हिस्से पर है और कपड़ा गर्म लगे तो इससे पता चलेगा कि कपड़ा ऊनी है, क्योंकि ऊनी कपड़ा जो होता है वो हरारत को मुंतकिल नहीं करता, लेकिन सूती कपड़ा हरारत को मुंतकिल करता है, जिसकी वजह से ठंडा महसूस होता है। मुख्तलिफ कपड़ों की महसूस करने के अमल से शिनाख्त दर्जा ज़ाइल है। महसूस करने के अमल से शिनाख्त आपको इधर कपड़ों की इकसाम बताई गई है कि कौन से कपड़े को आप कैसे महसूस करेंगे और उससे आपको क्या एहसास होगा। सूती कपड़ा यानी कि लॉन, जिसको आप कहते हैं, छूने पर लचकदार नहीं होता और ठंडक का एहसास दिलाता है। लीलन छूने पर लचकदार होता है और ठंडा और सूती कपड़े के मुकाबले में ज्यादा हमवार लगता है। ऊनी जो कपड़ा होता है, अगर आप उसको हाथ से छू के देखेंगे तो उसकी सतह खुरदरी होती है और गर्मी का एहसास दिलाता है। रेयान छूने पर नर्म होता है लेकिन रेशम के मुकाबले में कदरे भारी होता है। पॉलिएस्टर मुलायम, नर्म और रेशम की मानद होता है। नायलॉन गर्म महसूस होता है, इसकी हरारत आगे मुमकिन नहीं होती और छूने पर चिकना महसूस होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास धागा तोड़ने के अमल से कपड़ों की शिनाख्त। कपड़े की मजबूती और पायदारी का अंदाजा लगाने के लिए कपड़े के छोटे से टुकड़े में से 15 से 10 सेंटीमीटर लंबा धागा निकालें और धागे के बल खोल कर देखें, क्योंकि आमतौर पर 2 या 3 तारों को बल देकर धागा बनाया होता है, लेकिन इस शिनाख्त के लिए सिर्फ एक तार लिया जाता है। इस तार को आराम से खींचे और तोड़ कर देखें। मुख्तलिफ कपड़ों के धागों की शक्ल तोड़ने पर दर्जा ज़ैल होगी। अगेन इसमें काटन, लीलन, ऊनी कपड़ा, रेयॉन, रेशम, नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में आपको बताया हुआ है कि किस कपड़े को आप धागा उसका तोड़ेंगे तो उससे कैसे आपको पता चलेगा कि ये काटन है। सिरे आगे से ब्रश की तरह मुंतशिर होते हैं। लीलन काटन के मुकाबले में ज्यादा जोर से टूटता है। सिरे होते हैं लंबे और थोड़े से चमकीले होते हैं। ऊनी कपड़ा लचक से टूटता है और धोखे की सतह खुरदरी होती है। रेयान आसानी से टूटता है। सिरे दरख्त की शाखों की तरह नजर आते हैं। रेशम ज्यादा जोर से टूटता है। सिरे उम्दा और चमकीले होते हैं। नायलॉन बहुत ज्यादा खींचने से भी इसका जो रेशा है वो नहीं टूटता। पॉलिएस्टर भी बहुत ज्यादा खींचने से नहीं टूटते। नेक्स्ट है हमारे पास जलाने के अमल से कपड़ों की शिनाख्त। तो कपड़ों की शिनाख्त के लिए काफी हद तक काबिल एतबार तरीका है। इस अमल के लिए कपड़ों के छोटे से टुकड़े को जलाया जाता है, लेकिन अगर कपड़ा के ताने बाने में मुख्तलिफ रेशों के तार लगे हों और ये तार अलग अलग करके जलाए जाते हैं, इस अमल के लिए 3 चीजों का देखना जरूरी है। मसलन शोला करीब से लाने से कपड़ा किस तरह जलता है, जले हुए हिस्से की हालत होती कैसी है, राख की शक्ल और बुक कैसी होती है। अगेन आपको बुक के ऊपर दिया गया है पेज नंबर 6 पे ये सारा मटेरियल कि जलाने के अमल से कपड़ों की शिनाख्त कैसे है। आपने अगेन इसको रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब जाते हैं। कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से कपड़ों की शिनाख्त। ये शिनाख्त का काबिल एतबार तरीका है, लेकिन घरेलू पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कारोबारी नुक्ता नज़र से लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेशों की सही पहचान हो सके। इंसानी मुसाख्ता रेशे से बने हुए कपड़ों के लिए कीमियाई अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन वगैरह। कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से रेशों की शिनाख्त मंदरजा झैल तरीकों से की जाती है। फेनॉल के जरिए कपड़े के छोटे टुकड़े को उबलते हुए फेनॉल में डालें। अगर ये टुकड़ा फौरन घुल जाए तो इसका मतलब है कि कपड़ा पॉलिएस्टर से बना हुआ है। कपड़े का टुकड़ा ठंडे फेनॉल में डालें और अगर कपड़े का टुकड़ा घुल जाए तो इसका मतलब है कि कपड़ा नायलॉन का बना हुआ है। एसीटोन के जरिए ये तमाम एसिड्स हैं जिनके जरिए आपको कपड़ों की शिनाख्त का तरीका सिखाया जा रहा है। वो तमाम कपड़े जो एसीटेट से बने होते हैं वो एसीटोन में घुल जाते हैं, इसलिए ऐसे कपड़ों की शिनाख्त के लिए यही केमिकल इस्तेमाल होता है। ये देखने के लिए कि कपड़ा रेयान एसीटेट है या असल रेशम। पॉलिएस्टर को एसीटोन में हिलोर में डालें। अगर कपड़ा घुल जाए तो इससे पता चलता है कि कपड़ा रेयान एसीटेट है वरना पॉलिएस्टर। थर्ड पॉइंट है हमारा फार्मिक एसिड के जरिए पॉलिएस्टर और नायलॉन की पहचान के लिए फार्मिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। अगर कपड़ा इसमें हल हो जाए तो इसका मतलब है कि कपड़ा पॉलिएस्टर है वरना नायलॉन। डिमेथाइल फॉर्मामाइड एक्रेलिक से बना हुआ कपड़ा नीम गरम डिमेथॉल फॉर्मामाइड
सारे तरीके जो है वो कीमियाई अज्जा के इस्तेमाल से कपड़ों की शिनाख्त के हैं। लास्ट हमारे पास है वो है खुरदून से कपड़ों की शिनाख्त का ये तरीका सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है, लेकिन इसको आमतौर पर घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कारखानों और लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कपड़े के छोटे से धागे के बल को खोलकर खुरदून के नीचे तजिया किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ रेशों की शिनाख्त बआसानी की जा सकती है। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है वो है कॉटन। उसमें आपको बताया गया है कि उसके बाल कैसे नजर आएंगे। नेक्स्ट आपको रेयान, उसके बाद नेक्स्ट आपको लीलन, फिर टेक्रोन और लास्ट पे आपको ऊन और नैलॉन के बारे में बताया गया है कि इसके रेशे कैसे होते हैं और ये देखने में कैसे नजर आते हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर जो आपको पीछे तरीके बताए गए हैं रेशों के मुख्तलिफ तरीकों से शिनाख्त का चार्ट, उन्हीं को इकट्ठा करके एक दफ़ा फिर आपको समझाया गया है कि आप इससे कैसे मदद ले सकते हैं। आज की आपकी जो डायरी है 10th क्लास, वो है रेशे की तारीफ, रेशों की इकसाम। पेज नंबर 3 से लेके 9 तक आपने इसको पहले अच्छे से समझना है, पढ़ना है और इसको टॉपिक वाइज आपने याद करना है। इसके साथ ही आज की आपकी डायरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस तमाम काम को अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डेट है 19 मई 2020 और दिन है मंगल का। आज हम जिस क्लास का है वो जमात दाम है और किताब है इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो करेंगे वो है हदीस नंबर 13। ठीक है। लैसा लैसा मीन नहीं, मिन्ना हम में से, मन जिसने लम नहीं, यरहम रहम नहीं खाया, सगीरना मीन्स हमारे छोटों पर, वा और लम नहीं युवक्किर एहतराम किया, कबीरना हमारे बड़े पर। अब इसका तर्जुमा देखें। वो शख्स हम में से नहीं जिसने हमारे छोटे पर रहम नहीं खाया और बड़े का एहतराम नहीं किया। क्लास आप लोग वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग याद करेंगे, आपको कभी भी अरबी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर जहाँ कहीं वाह आता है कहीं भी उसका मीनिंग और है। छोटे छोटे अगर आप लोग मीनिंग्स याद करेंगे आपको अरबी पढ़ना बहुत आसान लगेगी। मान जिसने लम जहाँ कहीं भी आएगा नहीं होगा। यार हम उर्दू से मिलता जुलता है, रहम से निकला है। ठीक है। सगीरना मीन्स छोटा, सगीरा, कबीरा मीन्स बड़ा, लैसा नहीं, मन जिसने। इस तरीके से आप मीनिंग्स याद करेंगे, आपको अरबी याद करना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। इस तरीके से आप लोग अब तशरीह पढ़ोगे। इस हदीस में अदाब माशरत का असूल समझाया गया है कि बड़ों की इज्जत की जाए और छोटों पर रहम खाया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद के जरिए इस शख्स को उम्मत से खारिज कर दिया, यानी कि इस्लाम से निकाल दिया। यानी वो शख्स इस लायक नहीं कि इस अजीम उम्मत का फर्द कहला सके। यानी कौन सा फर्द नहीं कहला सकता? जो कि छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में और कौन हो सकता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि इसमें बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े हैं कि उनकी मजलिस में भी जब किसी कौम का सरदार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इज्जत में खड़े हो जाते और इसे इसके मकाम और मर्तबा के मुताबिक जगह अता फरमाते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब तुम्हारे पास किसी कौम का बुजुर्ग या बड़ा आदमी आए तो इसे इज्जत दो, यानी इसको इसके मकाम और मर्तबा का ख्याल रखो। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफकत से पेश आते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बच्चे तो बाप के फूल होते हैं और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत मिसाली है कि बहुत सी मिसालें मिलेंगी जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ प्यार से पेश आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मुख्तलिफ हदीस से मालूम होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में उठा लेते, यानी कि इन्हें बोसा देते। अब जैसे कोई नया फल आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इसे बच्चों में तकसीम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में उठा लेते, इन्हें बोसा देते, सवारी के वक्त इन्हें अपने पीछे बिठा लेते। अगर गली से गुजरते वक्त बच्चे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और इन्हें प्यार करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हमारे बूढ़ों और नौजवानों को अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। हमारे माशरे में इसीलिए ना खुशगवारी और ना हमारी पाई जाती है कि इस माशरे के लोग बड़ों का एहतराम नहीं करते और छोटों पर शफकत नहीं करते। अगर हम इस हदीस की तालीम पर अमल करेंगे तो माशरा सेहतमंद और खुश आइंद बुनियादों पर इस्तेमाल हो सकता है। थैंक यू।
क्लास। अल्लाह हाफिज़।